स्वागत है आपका मैंडेट लोकमत कार्यक्रम में। ये डिस्कशन जो इस वक्त लाइव टेलीकास्ट हो रही है सेंट्रल प्रोडक्शन सेंटर दूरदर्शन केंद्र से। इस वक्त आज आपने ड्रामा देखा है दिन भर लोकतंत्र का। कई जगह आपने देखा है आपसी टकराव नेताओं की और उसकी टंकार आप तक पहुंचती रही है दिन भर। कई सिंहासन हिले हैं आज, कई ताज गिरे हैं और जैसा कि लोकतंत्र में होता है उन सिंहासनों पे और लोग आके बैठ चुके हैं। लेकिन आज हमें इतना मालूम है कि आज के जो परिणाम निकले हैं उनका शायद हमारी जिंदगी पर काफी असर हो, खासकर उस पर असर होगा जो कि आने वाला इवेंट है, यानी कि 2 फरवरी 95 में 6 असेंबली विधानसभा चुनावों में जबकि हम जाने वाले हैं और 1996 में 11वीं लोकसभा में जब हम जाने वाले हैं, इसका हम पर क्या असर पड़ेगा, इसके लिए आज से हम कल की ओर जाना चाहते हैं। आज कम देखना चाहते हैं और कल की ओर ज्यादा, और इसकी वजह से हमने स्टूडियो को वीआईपी से भर लिया है। जरा लॉन्ग शॉट दीजिए और देखिए यहाँ पर हमारी बाईं तरफ हैं देश के दरअसल वीआईपीज, वो लोग जिन्होंने जो हमारी दाहिनी तरफ हैं उनको वीआईपीज बनाया। अनेक नेतागण हैं यहाँ पर और जल्दी से आपका परिचय इनसे करवा दें। जाने माने चेहरे हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी बीजेपी, राजेश पायलट जी जो कांग्रेस आय के हैं और मंत्री हैं, रामविलास पासवान जी जनता दल, हरकिशन सिंह जी सुरजीत जी सीपीआई, गेगोंग अपांग जी जो मुख्यमंत्री हैं अरुणाचल प्रदेश के जहां चुनाव होने वाले हैं, संतोष मोहन देव जी कांग्रेस आय और मंत्री हैं, जसवंत सिंह जी बीजेपी और एकमात्र हमारे मीडिया के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर शेखर गुप्ता जो कि पत्रकार है। राजेश पायलट जी आपसे पहला सवाल करें, बहुत बुरा लग रहा है क्या? नहीं, सवाल के लिए हमेशा स्वागत है। नहीं, सवाल तो हमारा भी हुआ ही नहीं है। आपको बहुत बुरा लग रहा है जो आपके रिजल्ट आए हैं, काफी आपकी कहिए तो मैं तो कहने वाली थी पिटाई हुई है। नरसिंह सिंह जी, प्रजातंत्र में ये पिटाई और शाबाशी चलती रहती है, कभी पिटाई होती है कभी शाबाशी चलती है। पर यह जरूर है कि हम लोगों के लिए एक चिंता की और थोड़ा आश्चर्य की बात भी है कि ये दोनों प्रदेश खासकर कर्नाटक और आंध्र हमारे गढ़ रहे हैं और हमेशा कांग्रेस बहुत मजबूती से चलती रही है। अब के ना कोई नाराजगी और गुस्सा आया है, वो हमें देखना पड़ेगा किस बात पे हमारे भाई बहन नाराज हुए हैं, क्या उनमें गुस्सा आया है। हालांकि अगर आप इतिहास देखें आज़ादी के बाद से अब तक जो पार्टी केंद्र में शासन करती है उस पार्टी को प्रदेश में जब सत्ता में होती है तो कम ही ऐसे मौके हुए जहां बहुमत मिल जाता है, ज्यादातर। ऐसा तो नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि राजेश जी अभी तक भी आप लोगों ने शायद सबक नहीं सीखा है। लगता है कि मैं आ रहा हूँ उस बात पे, सबक पे ज्यादातर ऐसे हुआ है, लेकिन इन 2 प्रदेशों में खासकर ऐसा नहीं होता था, आंध्र और कर्नाटक में। तो ये अब रिजल्ट आ रहे हैं और ये भी जाहिर है कि हम पीछे चल रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, सारे देश को पता है। अब बैठेंगे देखेंगे कहाँ हमसे क्या गलती हुई है, किस बात पे हमारे भाई बहन नाराज हैं, उन दिशाओं में सुधार करेंगे। संतोष मोहन देव जी, जब 2 बजे आज दोपहर को हमारी बात हुई थी दूरदर्शन केंद्र स्टूडियो से, तो उस वक्त आपने मुझे थोड़ा डांटा था। आपने मुझे कहा था हम तो इतनी जगह में लीड कर रहे हैं और आप कैसे बहकी खबरें बता रहे हैं, तो अब आपको कैसे लग रहा है? I have never scolded you. I just reminded you at a time when we were telling that Congress is 3 and Janata is 7. That was not the ground situation. Because as you are monitoring from your studio, I was also monitoring. The fact remains that we have done very badly and we did not expect to show such a poor show. And as my friend Rajesh has said, we are a party of 107 years. We have seen many fall, many downfall, and we have overcome. And I am sure we will overcome this situation also. If I wounded your sentiment, I am sorry. Why should I? उसकी तो कोई चिंता नहीं। शेखर, आपसे पूछे कि आप क्या समझते हैं कि कोई नेशनल पार्टी करके रह गई है इस इलेक्शन के बाद, आपको लगता है? जी नहीं, और सबसे बड़ी चिंता का विषय यही है इस इलेक्शन के बाद। कुछ ऐसे लगता है कि नेशनल पार्टी भी नहीं है और नेशनल इशू भी नहीं है। 1989 में जब ऐसा एक वर्डिक्ट, स्प्लिट वर्डिक्ट आया था, तब यह कहा जा सकता था कि एक बोफर्स का मामला था या करप्शन का मामला था, वो एक नेशनल इशू बन गया था। लेकिन इस इलेक्शन में ये एक चिंताजनक बात है कि कुछ नेशनल इशू नहीं नजर आता है, नेशनल पार्टी भी नहीं नजर आती है। कांग्रेस पार्टी का भी बुरा हाल है, बीजेपी का भी कोई बहुत अच्छा हाल नहीं है इस समय सारे देश में स्थिति देखी जाए तो।
संतोष जी ने भी बात कही कि 107 साल पुरानी पार्टी है, लेकिन मैं समझता हूं कि पहले जो सेटबैक हुए कांग्रेस पार्टी को, उनसे रिकवर करना संभव था। इस समय जो सेटबैक हुआ है, ये आई थिंक इट इज द ग्रेटेस्ट सेटबैक इन देयर हिस्ट्री बिकॉज द पार्टी हैज लॉस्ट होल्ड इन ट्रेडिशनल एरियाज। वाजपेयी जी, आपसे ये पूछें, ये जो आपने आंध्र प्रदेश में सब जगह चुनाव लड़ लिया, करीबन 300 सीट पर, 292 सीट पर, तो ये क्या सोच के लड़ लिया? आप तो 4 सीट में भी नहीं जीते, जो अभी की स्थिति है। जब हमने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया तो लोकसभा का आने वाला चुनाव हमारी नज़र में था। आंध्र में हम पार्टी के विस्तार के लिए, जन समर्थन जुटाने के लिए चुनाव लड़े, लेकिन आंध्र और कर्नाटक के चुनाव परिणामों से ये स्पष्ट है कि लोगों ने परिवर्तन के पक्ष में वोट दिया है, और जहां जिस राज्य में उन्हें जो दल सक्षम दिखाई दिया परिवर्तन लाने में, उसका उन्होंने साथ दिया। आंध्र में तेलुगु देशम ऐसे दल के रूप में उभरा, कर्नाटक में जनता दल को इस कारण जन समर्थन मिला। लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि अब कोई राष्ट्रीय दल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में सफलता प्राप्त करने के बाद एक राष्ट्रीय दल के रूप में उभर रही है। जो समर्थन हमें मिला है वो हमारे उज्जवल भविष्य का सूचक है। हम विश्वास करते हैं कि आंध्र की राजनीति में भी परिवर्तन आएगा और अपनी विचारधारा, अपने कार्यक्रम, अपनी नीतियों के आधार पर हम जन समर्थन जुटाने में सफल होंगे। उसी जनता से मैं पूछती हूँ, क्या आप समझते हैं कि ये जो ये वर्डिक्ट है, ये राज्य सरकारों पर है या केंद्र सरकारों पर है? ये आप क्या समझते हैं? आप लोगों में से किसी ने इस चीज पे भी गौर किया है क्या? कुछ कहना चाहेंगे आप? I can respond to this in the form of a question to any of the Congress leaders, whether or not they think that the fact that this election has been in a relative sense among the cleaner one, whether it had had anything to do with the debacle in the Congress of the party in these two states rather than issues or any other thing. Is it the fact that the elections have been fair has resulted in the debacle of the Congress in Karnataka and Andhra, their strongholds? अनुवाद कर दें हम कि साफ सुथरी इलेक्शन नहीं, हमारे दर्शक हिंदी के भी हैं। साफ सुथरी इलेक्शंस हुई हैं, तो इसी वजह से कांग्रेस हार गई क्या? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। इलेक्शन पहले भी साफ सुथरी होती रही है, और जैसा मैंने कहा कि जब प्रदेश के चुनाव होते हैं तो लोकल इश्यूज बहुत आ जाती हैं। अब एक पार्टी नारा देती है कि मैं 2 रुपए किलो चावल दूंगा। अब इसमें इतनी अट्रैक्शन हो जाती है, आदमी समझ नहीं पाता है कि ये बात होगी भी नहीं होगी, और कुछ पार्टियां इस बात का नारा लेकर और ऐसे इश्यूज लाकर लोगों की अटेंशन सटली किसी हद तक डाइवर्ट कर दी है। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि ऐसे इश्यूज से बिल्कुल इतना फर्क भी रह जाए। जो मैंने पहले भी कहा कि कोई नाराजगी हमसे भी है, तभी इतने दूर हमसे भागे हैं। लेकिन इलेक्शन का साफ सुथरा होना, इतने वोटिंग परसेंटेज का डिफरेंस कभी रहता नहीं है। इलेक्शंस पहले भी होते रहे हैं, और कहीं मानते हैं कहीं थोड़ी बहुत धांधलियां हुई हैं, हो जाती हैं, और पहले भी इतने सालों से चुनाव होते रहे हैं। ऐसा तो कोई नहीं है कि कांग्रेस अब तक जीतती रही तो इसलिए जीतती रही कि साफ सुथरे इलेक्शन नहीं होते थे। पासवान जी, आपसे ये पूछने का है, जबकि बात हुई है जो आप कहिए लुभावनी स्कीम दे करके लोगों को अट्रैक्ट करना, जिसे अंग्रेजी में पॉपुलिस्ट मेजर्स कहते हैं लोग, तो कभी कभी जनता दल को भी, और काफ़ी दफ़े ये आरोप एक किस्म से लगा है आप लोगों के ऊपर कि आप लोग आरक्षण का मुद्दा उठा करके या कई ऐसी पॉपुलिस्ट स्कीम्स भी अदा करके आप लोग वोट लेते रहे हैं। तो क्या आप मानेंगे कि ज़रा पॉपुलिज्म में आपने हमारी जनता को धकेल दिया है? देखिए, यदि हम पॉपुलिज्म में विश्वास करते तो हमारी सरकार जाती ही नहीं। और जो कांग्रेस की हार हुई है वो 2 रुपये किलो चावल के कारण नहीं हुई है। 2 रुपये किलो चावल का मामला रहता तो पिछली बार भी लोग क्यों रिजेक्ट किया था एनटीआर को, तेलुगु देशम पार्टी को। मामला है कांग्रेस की जो डुवियस पॉलिसी है, जिसको हिंदी में दोगली नीति कहते हैं, तो उसके कारण लोगों ने कांग्रेस को नकारा है। और भारतीय जनता पार्टी भी यदि अटल जी के राय पर चलती तो उनकी भी ये दुर्गति नहीं होती। जो उनकी कम्युनल पॉलिसी है उसके कारण भी उसको नकारा है। और नेशनल फ्रंट, लेफ्ट फ्रंट को लोगों ने इसलिए स्वीकार किया है
कि जो हम मैनिफेस्टो में लिखते हैं वही हम बोलते हैं, वही हम करते हैं। थोड़े दिन के लिए लोगों को दुख जरूर लगता है, लेकिन बाद में लोग समझता है कि ये पार्टी है जो सही सही बात को लोगों के सामने करती है। और कांग्रेस को आत्मचिंतन करने की जरूरत है। कांग्रेस का जो बेस वोट था वो था वीकर सेक्शन का, दलितों का, अकलियतों का। वो दोनों कांग्रेस से चली गई तो उनके पास में वोट कौन बचा जिनके बल पर वो करती थी। नॉर्थ इंडिया में कांग्रेस पहले से ही साफ थी, साउथ इंडिया में कांग्रेस साफ हो गई। अब एक बचा है वो केरला में जब कभी चुनाव होगा लेफ्ट फ्रंट की सरकार बनेगी। तमिलनाडु में इनका है ही नहीं, डीएमके ये डीएमके है। 2 राज्य में उधर है गुजरात और महाराष्ट्र, उसका भी रिजल्ट आने वाला है फरवरी में। बिहार और उड़ीसा का रिजल्ट आने वाला है। इसलिए कुल मिलाकर के भारत की जनता बेवकूफ नहीं है। जी, वो तो स्पष्ट है ही। पासवान जी माफ करेंगे आपको काट रही हूँ, लेकिन आपने बिहार की चुनाव की बात उठाई तो आपसे इस वक्त पूछ सकते हैं, खासकर क्योंकि हम आगे देखना चाहते हैं। जिस प्रदेश में इस वक्त डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट पे गोली लग सकती है, तो क्या आप समझते हैं कि वहां पे प्रेसिडेंट्स रूल के बिना इलेक्शन हो सकता है? देखिए, वही बात नल्ले जी आपने ठीक कहा ना कि सारा चीज अखबार और मीडिया ही नहीं है। अखबार और मीडिया पर जाते तो जनता दल कहीं नहीं था, जनता दल तो कब्रगाह में चला गया था। और अभी आपने कहा कि कांग्रेस 107 साल पुरानी पार्टी है, मैं भी वही कहता हूँ। हमने नहीं कहा, नहीं, उन्होंने कहा कि 107 साल की है। वो रेकॉर्ड का बात है भाई, हाँ, नतून बात तो नहीं मैं भी वही कहता हूँ कि कांग्रेस जनता दल 7 साल का बच्चा है नेशनल फ्रंट, और कांग्रेस 100 साल का बूढ़ा है। बच्चा भी दौड़ता है तो कब्रगाह में वो दौड़ने के समय में गिरता है, और बूढ़ा भी गिरता है। बच्चा जब गिरता है तो दौड़ने लगता है, और बूढ़ा जब गिरता है तो कब्रगाह में जाता है। बचा है आपका ये बिहार की बात है। तो बिहार में आप सोचिए कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की हत्या किसने की? उस पार्टी के द्वारा वो व्यक्ति लीड कर रहा था, एक क्रिमिनल की हत्या हुई, और उस हत्या को लीड करने वाला एक ऐसा व्यक्ति था जिसको हर पार्टी ने समर्थन दिया था। और क्रिमिनल और पॉलिटिक्स में अपराधीकरण की बात करते हैं, और वो व्यक्ति जो मॉब को लीड कर रहा था, जिसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी था, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हर पार्टी का लोग जिता करके भेजे थे, वो लीड कर रहा था। और उस मॉब ने एक साउथ का कलेक्टर जी कृष्णैया, उसको पत्थर से मार मार के मार दिया। तो उसमें मान लेते हैं कि अब वो जो लीड कर रहा था मॉब को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो उसके लिए दोषी है कि उसके लिए आप दोषी जाकर के सरकार को बनाएंगे। लेकिन एक बात है ना, क्रिमिनल प्रवृत्ति की आपने बात की, और उससे आप भी अपरिचित नहीं है बिहार में या कहीं भी, और हमारे आंध्र प्रदेश में इस बार देखिए कहीं भी आपने एक बात उठाई थी, यहाँ पे उठी थी कि जो साफ सुथरी एक पॉलिटिक्स चुनाव की एक प्रक्रिया जो कोशिश हुई है, क्या आप समझते हैं कि इस बार वास्तव में साफ सुथरी हुई है? क्या आप लोगों को कोई भी, मैं आपसे किसी से भी पूछ रही हूँ जो आप घूमे हैं, क्या आप लोगों को दिक्कत पेश आई है? क्योंकि आप लोगों को पद यात्रा करनी पड़ी, हेलीकॉप्टर से नहीं जा पाए, आप लोग बद इस्तेमाल नहीं कर पाए सरकारी गाड़ियों वगैरह का, तो क्या वोटर टर्नआउट आपको लगता है उस पर असर हो गया? आप बात करना चाहेंगे संतोष मोहन जी, क्योंकि आप ऑब्जर्वर रहे, कर्नाटक में कांग्रेस आई इस बार? No, to be quite frank, I have taken participation and observer in many elections. I have never seen such election. To start with, I was very much afraid whether the voting will be above 40-50%. But when the turnout has been 70%, I must say that the methodology which has been followed by the Election Commission has proved to be a success. And we have to accept it. Too much of show was not there, too much of expenditure was not there. At the same time, that door-to-door approach was done by different political parties, and equally the voters have reacted to that, and then they have come and casted their vote. But at the same time, there are certain corrections has to be made. Also in future, the bill is coming in the parliament, all political parties will debate. Suppose the voter list, the voter slip should be provided by government. I personally feel, and as we are talking informally before coming here, the time has come that if this procedure has proved to be a success, there should be a common forum where all candidates should speak instead of going everywhere. And that expenditure also should be borne by the government. Thereby it will be further strengthened.
And what has Election Commission has done, we all must support, and all political party has adjusted to that. You must also give that credit. केवल मैं समझती हूँ कि आप जो कह रहे हैं वो बहुत पते की बात है, लेकिन केवल उसको कह देना, एक ओरली कह देना और उसको अदा करके देना फील्ड में, वो दूसरी बात होंगी। हरकिशन सिंह जी, सुरजीत जी, आपसे ये बात पूछनी थी कि जबकि वामपंथी इतना आप लोगों की इसमें खासकर क्लीन चुनाव में कम से कम कागज पर आप लोग इतना सपोर्ट करते हैं, तो फिर भी आपके जैसे वेस्ट बंगाल है, जानी मानी बात है कि वहाँ पर अभी तक आपकी सुधार नहीं हो पाया है उस तरह इलेक्शन चुनाव प्रक्रिया में जितना कि हम उम्मीद करते थे। मेरे ख्याल में पश्चिमी बंगाल के सिवा कोई और प्रांत ऐसा नहीं जहाँ एक पार्टी की सरकार 17 वर्ष तक रह पाए। एक भी मिसाल दीजिए आपके बगल में, आपके बगल में देखो अपांग जी 15 साल से चीफ मिनिस्टर अरुणाचल प्रदेश के, अरुणाचल प्रदेश के। अरे छोटा सा प्रांत है तो क्या आप पश्चिम बंगाल की बात लीजिए, पश्चिमी बंगाल की बात लीजिए, यहाँ उसके मुकाबले में मुझे बताइए कोई भी दल की बात करता हूँ, वहाँ की लोकल बात नहीं करता, जो राज्य सत्ता में आया हो, जो एक बार के बाद में फिर दोबारा आ जाए जल्दी से। भाजपा के लोग बैठे हैं, कांग्रेस के बैठे हैं, यही परिवर्तन पिछले सभा वहां पर हुआ। इसका मुद्दा नहीं है, मुद्दा अब ये जानने का है कि जो कांग्रेस के नेता यहाँ बता रहे हैं उससे स्पष्ट जाहिर होता है, वो इस देखने से इनकार कर रहे हैं कि क्यों लोगों ने ये मत दिया, और इसका नतीजा एक जरूर निकलेगा कि आने वाले चुनाव में उनको चौपट कर दिया जाएगा, क्योंकि वो अनुभव नहीं करते हैं कि कौन से मुद्दे लोगों के सामने आए। केवल यही कह के कि भाई 2 चावल कह दिया, ये कह दिया, उसका मुद्दा नहीं। मूल मुद्दे जो चुनाव के सामने लोगों के सामने आए हैं वो आर्थिक नीतियों के मुद्दे थे, भ्रष्टाचार के मुद्दे थे, और कहीं कहीं जो भाव इतने बढ़ गए लोगों को, जो छोटी आमदनी के लोग थे उनका गुजारा होता नहीं किसी ढंग से, इनको अनुभव किया नहीं। उस वक्त इंदिरा गांधी ने 1980 के चुनाव में प्याज के दाम को लेकर एक नारा बनाकर जो सिंबल कर गया इसका कीमतों को बढ़ोतरी का, उसके आधार पर उन्होंने इतनी कामयाबी हासिल कर ली। इसको अनुभव ये नहीं करते हैं कि इनकी नीतियों चौपट कर रही है इनको, जिन नीतियों पर चल के इन्होंने ये बात की है। और इसका आधार और भ्रष्टाचार में अभी जेपीसी की रिपोर्ट की चर्चा भी चल रही है, तमाम सर्वसम्मति की रिपोर्ट है, उसके ऊपर भी कोई राय देने को, जो भ्रष्टाचार जिनका नाम मंत्रियों का लिखा, अब इटली के प्रधानमंत्री जो थे वहां के, उनको जेल कर दिया गया, लेकिन यहाँ मंत्रियों को कुछ नहीं होता। लेकिन ऐसा है कि मंत्री हमारे बैठे कुछ आर्थिक नीति के बारे में कहना चाहेंगे क्या पायलट जी? जैसे मैंने उन्होंने कहा तो जेल की जी, बात 2 बातें हरकिशन जी ने आधी कही बात इन्होंने कही थी परसों, ठीक कही थी आधी बात, अब कहेंगे पता नहीं क्या कहेंगे। 2 बातें इन्होंने कही। जहां तक भ्रष्टाचार की बात है, कोई पॉलिटिकल पार्टी या जो भी हो, हम हमेशा इस बात के, कांग्रेस में हमेशा लड़ते रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ। कांग्रेस हमेशा भ्रष्टाचार को खत्म करने की शुरुआत करती रही है। जहां तक जेपीसी की बात है, कांग्रेस अब भी कह रही है कि हम खिलाफ एक्शन लेंगे। हम इस बात से नहीं कह रहे भाई जेपीसी की रिपोर्ट को मंजूर नहीं करेंगे, हम उस बात से नहीं मानेंगे। सीबीआई की रिपोर्ट को मानते नहीं। हम उस बात से सहमत हैं कि जब तक भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं लड़ा जाएगा, भ्रष्टाचार नहीं खत्म होगा। कौन लड़ेगा? उसमें कोई दो राय, हम लड़ेंगे। आप कैसे लड़िएगा जब सब कांग्रेस लड़ेगी। प्रधानमंत्री का सब में हाथ है और लड़ने के लिए चले हैं। प्रधानमंत्री खुद लड़ेंगे। हाँ, प्रधानमंत्री को लड़ने के लिए। हाँ, तो लड़ेंगे। प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि उनके कैसे खिलाफ कार्रवाई लड़ेंगे की जाएगी जब उन्हीं के खिलाफ में चार्ज? दूसरी बात नीतियों की है। हरकिशन जी बुजुर्ग मुझे माफ करेंगे, आर्थिक नीतियां मानता हूं कि एक सब्जेक्ट है, इस पे लोग सोचते हैं, पर इस बात से भी आप मत हटो। मैं गांव में जाके देखता हूं कहीं के लोकल इश्यू इन सब चीजों से ऊपर चली जाती हैं। 1993 में हमारे चुनाव हुए, मध्य प्रदेश में हुए, राजस्थान में हुए और 4 प्रदेशों में हुए। जब से अब तक चीजों के भाव इतने तो नहीं बढ़ गए कि कांग्रेस एकदम इस बात पर हरा दी जाए चीजों के भाव 100 रुपए किलो हो गया आज। लेकिन एक बात, किलो 100 रुपए किलो। हाँ, मानता हूँ। आप मुझे क्षमा करेंगे, लहसुन एक क्षमा 100 रुपए करेंगे। किलो। आपने सुरजीत सिंह जी, आपने बहुत ज्यादा एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है जिसमें हमारी जनता को बहुत दिलचस्पी है, और वो ये कि क्या आर्थिक उदारीकरण, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की जो नीति 3 साल हुए कांग्रेस सरकार ने यहाँ पे हमें परिचय करवाया जिससे, और जो जम रही है अभी इस वक्त देश में, क्या ये जो चुनाव हैं उनके जो परिणाम हैं, क्या आप समझते हैं कि वो आर्थिक नीति पर भी एक वोट है? आप भी जवाब दीजिए। जसवंत सिंह जी, मैं आपसे भी निवेदन करूंगी कि आप भी इसके बारे में बोलिए। मूल रूप से ये मुद्दा लोगों के सामने था। हम चुनाव में गए, खुद हमने देखा, और जैसे मैंने मिसाल दी आपको, अगर किसी का गुजारा महीने में चल नहीं सकता उसकी तनख्वाह से, वो क्या करेगा? महंगाई का सवाल सबसे मूल रूप से मुसलमान मुद्दा आया, और इसका समाधान नहीं करेंगे, इसका रास्ता निकालने की कोशिश नहीं करेंगे, तो इसका कोई नतीजा ठीक निकलने वाला आगे भी नहीं है। But in Sorry, the vote to the Janata Dal
Sorry, this is a very attractive proposition that it is a vote against the liberalization policy. But vote to the Janata Dal in Karnataka or TDP in Andhra Pradesh is not a vote against liberalization, because neither of these two parties are opposed to liberalization. I think what you are suggesting may be correct in the sense that the indirect effect of liberalization in terms of its effect on price in the immediate sense would have elicited certain reaction. And it is also true that Congress, which Mr. Santosh Mohan Deb claims with 107 years history, is not the Congress which remains after Mrs. Gandhi appropriated it and provide the suffix of I to it. What remains of this Congress is a totally different structure, with the result that when people's reaction against such party takes place, there is no organizational structure to resist it. थैंक यू वेरी मच। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, एक मिनट, अगर हिंदी में बोले तो और भी अच्छा। जब तक इलेक्शंस नहीं होती हैं, कोई भी पार्टी है, दे आर वेरी सिंसियर, इसमें कोई शक नहीं है। दे जितने भी इनके वो होते हैं प्रोजेक्ट्स, वेरी सिंसियरली दे ब्रिंग फॉरवर्ड नो। लेकिन आफ्टर द इलेक्शंस व्हेन दे आर इलेक्टेड, दे एंटायरली फॉरगेट कि हमने क्या बोला था, क्या हमारी पार्टी का स्टैंड था, दे फॉरगेट। मेरे ख्याल से वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं। आपके बगल में अब माइक नहीं, मैं दूसरा क्वेश्चन पूछना चाह रहा था। संतोष मोहन देव से पूछता हूं कि ये आंध्र और कर्नाटक में जो कांग्रेस का बैड रिजल्ट्स दिखाया गया, इसका परिप्रेक्ष्य में क्या केंद्र में कुछ नेतृत्व में बदल आएगी? Well, first I would like to react on Surjit ji's proposal. Probably we are aware of the fact that the West Bengal government has, by and large, by different change of words, has accepted the economic policy of the central government. There was a time they used to say multinationals are anti-nationals. Now multinationals and World Bank is welcome in West Bengal. और मैं एक और बात कह दूं कि सीमन स्ट्रीट आपने बना ली है कलकत्ता में। Yes. उसका So भी कुछ जवाब- I don't want to say anything more. Economic policy was never an इन्होंने issue. बनवाई होगी, हम इसके पक्ष में नहीं हैं। इन्होंने बनवाई होगी, बनी तो कलकत्ता में। इन्होंने Anyhow, बनाई होगी। second कहीं thing- बनाने की बात है, हम ये मुद्दे को बता दें कि इनकी नीतियां और हमारी नीतियां भिन्न हैं। इस बात को पूरा स्पष्ट कर, हम इसके पक्ष में नहीं, इसके विरोध में नहीं है कि साइंस और टेक्नोलॉजी हासिल करने में के लिए बाहर से किसी की मदद ना ली जाए। आज ये समय है, सोवियत यूनियन नहीं रहा, कोई आपके लिए कोई स्थान नहीं है। हम ये नहीं चाहते कि हमारा देश पछड़ा रहे, लेकिन हम ये चाहते हैं कि वहीं ली जाए जहां हमें बहुत जरूरत है। वो कहाँ आ रही है? कंज्यूमर गुड्स में आ रही है, जहां हमारी इंडस्ट्री उसके मुकाबले में बहुत कुछ कर सकती है। और उसमें आने के बिस्कुटों में इसमें टेक्नोलॉजी चाहिए, No, it या is a- कोका-कोला it में is always टेक्नोलॉजी the nature चाहिए, of जिसमें CPM. ये ले रहे हैं। और Whenever इसका- Indira ji gave 20-point program, they availed it, just changing the name and taking जरा it to एक West मिनट, Bengal. वो तो आपके राजीव बगल जी में ने कहा। आपके बगल में जसवंत सिंह जी भी बैठे हुए हैं, जिनको बीजेपी ने भी बहुत ज्यादा इस मुद्दे पे बात की है। जसवंत सिंह जी, आप क्या समझते हैं कि जो आज की वोट रही है वो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के खिलाफ वो है? कैसे कह देंगे, वो तो सपोर्ट करते हैं। उनसे कहने तो दीजिए, लेकिन उनसे तो कहने दीजिए। पहले उन्होंने कहा ये हमारी नीतियां थी, उन्होंने अपना ली। लेकिन सुनिए, वो क्या कहते हैं? कम से कम इस मेज के आसपास फोरम तो पे तो लोकतंत्र बोलने होने दो। दीजिए। चलो ठीक है, नहीं हम तो कहते हैं कि उनके मुश्किल है। आप ऐसे सवाल पूछते हैं जो मुश्किल हो। नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल मुश्किल नहीं। आप सोचते हैं मुश्किल है, इसमें मुझे जवाब देने मुश्किल नहीं। देखिए, चुनाव हो गया और चुनाव में कांग्रेस हार गई, ये कि यथार्थ है। उसमें अब मेरे मित्र विश्लेषण करें, हम आर्थिक नीति के कारण नहीं आ रहे, हम भ्रष्टाचार का विरोध करते रहे, हम बहुत अच्छे हैं, फिर भी हार गए। क्यों हार गए? ये अपने आप में फिर आप पूछते हैं कि आर्थिक, ये कहते नहीं आर्थिक नीति तो हमारा फ्लैगशिप थी, वो उस स्तंभ के पीछे हम घूम रहे थे, जगह जगह हम घूम के जाके कहते थे आर्थिक नीति के लिए वोट दो। या तो उस आर्थिक नीति से कोई लाभ नहीं हुआ इसलिए वोट नहीं दिया। नहीं, प्रधानमंत्री खुद वहीं रहे जो certainly do. Karnataka, the Janata Dal, which has a very waning presence in the national scene, it has done very well. On the other hand, Congress and BJP have not done very well. I'm asking you, where do you think you went wrong? What kind of strategy misfired? या इसमें मैं अगर आप कहें तो अंग्रेजी में जवाब दूं, आप कहें तो हिंदी में जवाब दूं। आप भेंट करके दीजिए।
I'll mix both. The assumptions are in error. You say Janata Dal did very well, but Congress and BJP did not do very well. Congress was the ruling party. It has lost. Of course, it has not done well. In the 1989 elections, BJP had 4 seats in Karnataka. From 4, we are going to certainly become a multiple by 10. So for you to put us on the same footing as the Congress in Karnataka is a factual error. I don't think, certainly when we went to the election, जब चुनाव शुरू हुए तो हमने दावा किया कि हम कर्नाटक में सरकार बनाएंगे. वो कौन सी ऐसी पार्टी है जो चुनाव से पहले ये नहीं कहती कि हम चुनाव हारने के लिए लड़ रहे हैं. हम चुनाव जीतने के लिए लड़ते हैं. हमने दावा किया हम जीतना चाहते थे, हम लड़े. हमें जनता ने 10 गुना वोट दिया, 10 गुना सीटें अधिक दी है. इसलिए आपके मुकाबले में वोट कम हुआ नहीं हुआ. लेकिन आंध्रा में तो नहीं मिली. कम नहीं हुआ. आंध्रा में तो सीट नहीं मिली. जी नहीं, आंध्रा में नहीं मिली. पर जैसा अटल जी ने कहा, आंध्रा में हमें मालूम था हमें सीटें नहीं मिली और हमने कभी क्लेम नहीं किया कि हम आंध्रा में सरकार बनाने को चुनाव लड़ रहे हैं. जैसा अटल जी ने कहा, हम जानते हैं कि जहां 2 बराबर की टक्कर थी, हमें सीटें आंध्रा में नहीं मिलने वाली थी. पर हम ये भी जानते हैं कि आंध्रा के राजनीतिक भविष्य में न तो कांग्रेस है और न तेलुगु देशम. आज तेलुगु देशम जरूर जीत गया है. But do you want to be a 40 party? No, not at all. I don't think you are understanding what I'm saying. I'm saying that here in Karnataka's case, the BJP has a 10-fold increase from its strength in 1989. In Andhra, we fought a battle knowing that we were not in the race for the number 1 position. I have no doubt in my mind that both in Karnataka's case and in Andhra's case, if the BJP continues on the path on which it is, the political future belongs to the BJP. Gekong Apang ji से अगर मैं इनका परिचय करवाऊं, that he is the youngest, oldest chief minister. सबसे जवान और सबसे इस चीफ मिनिस्टरशिप में सबसे वृद्ध अगर आपको कहें, जैसे मैं आपसे कह रही थी 15 साल रिकॉर्ड है आपका चीफ मिनिस्टरशिप का. शायद ज्योति बासु जी से ही नंबर 2 होगा. कंटिन्यूड अनब्रोकन. आपको आज डर लग रहा है क्या गेगोंग अपांग जी? आपके बगल में सिक्किम में लिम्बू जी चीफ मिनिस्टर हार गए, तो आपको लगता है आप चुनाव में जाने वाला है अरुणाचल प्रदेश. आपको कुछ भय है कांग्रेस पार्टी का जो हुआ है हाल दक्षिण में, उसको मद्देनजर रखते भी? Thank you very much that you have appreciated me. Now, the election prospect of Arunachal Pradesh should not be compared with the Sikkim election, which has been recently concluded, because the demographic pattern of the Sikkim and at the same time aspirations and expectations of the people are totally different. And at the same time, I knew that Limbu's position was not that very safe and secure. आपकी है? No, I knew earlier. आपकी खुद की है? Are you secure? I knew that. From my side, I think my voters, they know me very well, and I think it will be very pertinent if this question could be asked to the people of Arunachal. But then, so far, I have given service to the people, and if I have not done, and I have not fulfilled my commitments of the previous elections, then definitely people will go against me. If I have fulfilled them, all those commitments, and definitely I must expect, mandates from the people. नलिनी, मेरा तजुर्बा यह है कि इस इलेक्शन में आर्थिक नीति जो है, इकोनॉमिक पॉलिसी, वो इशू नहीं बनी. ना तो वो जो पार्टियां जीती हैं उन्होंने इशू बनाया, और ना ही कांग्रेस पार्टी ने, जो सबसे बड़ी अचंभे की बात थी. हालांकि वो कहते हैं कि हमारा फ्लैगशिप है, लेकिन ये जो एक साइलेंस ऑफ द रिफॉर्मर है, जो सुधारक की चुप्पी है, ये एक बड़ी अचंभे की बात थी. कांग्रेस पार्टी ने या तो वो डरते थे इस बात से, या उनको इस बात में जो वैल्यू है समझ नहीं आई, इसको इशू नहीं बनाया. इस इलेक्शन में जो सबसे बड़ा इशू था वो पॉपुलिज्म है, और वो एक ऐसा इशू है जिससे कोई भी पार्टी इस समय मुख नहीं मोड़ सकती है, क्योंकि इस हमाम में सभी नंगे हैं. सब लोगों ने यही किया. एनटी रामाराव ने 2 रुपए का चावल कहा तो कांग्रेस पार्टी ने 10 किलो चावल मुफ्त कहा, तो जनता दल ने सस्ता चावल कहा. कर्नाटक में ये एक बड़ी समस्या है जो हमारी आगे की राजनीति में आने वाली है, क्योंकि कल को कोई आदमी 4 आने किलो भी चावल दे सकता है. और इलेक्शन रिफॉर्म तो एक बात है, लेकिन जो पॉलिटिकल रिफॉर्म है उसका सवाल
इस इलेक्शन में उठा है, जिसके बारे में भी हम सबको गौर करना पड़ेगा, खास करके इन सब महानुभावों को। इसमें देखिए मैं बतलाता हूँ कि वो जो बात कह रहे हैं नहीं, वो गलत बात है। गलत बात इसलिए है कि लोग, मैंने कहा कि लोग इतने बेवकूफ नहीं है कि हम कह दें कि 2 रुपये किलो चावल दे देंगे और हमको पावर में ले आएगा। सब आपकी पार्टी ने लोन वेवर किया था। एक मिनट, यदि उतना ही पर होता तो हमेशा ये नारा सब लगाना जानता है। प्रॉब्लम है कि लोग भ्रष्टाचार से इतना तबाह है, और भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे, जब गंगोत्री गंदा होगा तो गंगा का पानी कभी नली जी साफ नहीं होता है। तो ऊपर से नीचे जो नहीं, एक मिनट, ऊपर से नीचे जो भ्रष्टाचार है, नई आर्थिक नीति, अभी उन्होंने ठीक कहा कि सीधी सी बात है कि उन्होंने कहा कौन कांग्रेस है। एक कांग्रेस पंडित जवाहरलाल नेहरू की थी, इंदिरा गांधी की थी, जिसने नेशनलाइजेशन के नाम पर वोट लिया था, कहा था कि बैंक का नेशनलाइजेशन करो, प्रीवी पर्सन ने खत्म किया 71 में, और लोगों ने 2/3 बहुमत दिया। और एक नरसिम्हा राव की कांग्रेस है जो कहती है कि पुराने जो नीति थी सब गलत है। लेकिन एक बात इसी पर माफ करेंगे, मैं उनसे पूछना चाह रही हूँ, वक्त की थोड़ी कमी है पासवान जी। तो दोनों में ये बतलावे ना कि दोनों में कौन नीति सही है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की नीति सही थी कि नरसिम्हा राव की नीति सही है। लेकिन इसी पर हमें एक बात सवाल आज जरूरी उठाना है, और वो क्या, वो पायलट जी से आप क्या समझते हैं कि आज प्रधानमंत्री की छवि पर कुछ असर पड़ा है क्या? इसमें कोई संदेह की बात? प्रजातंत्र में चुनाव में हार जीत होती है नलिनी जी, और ये हम सब पे असर है। जो भी कांग्रेसमैन हैं, जो कांग्रेस पार्टी है, उस पर असर तो पड़ता है जब कहीं चुनाव हारते हैं। मैं आपसे पूछ रही थी कि प्रधानमंत्री श्री नरसिम्हा राव की जो मैंने कहा कि जब कांग्रेस पे कुछ असर पड़ता है तो प्रधानमंत्री भी असर पड़ता है। ये सब एक कंबाइंड टीम है, कोई ऐसे तो व्यक्ति बात इतनी सरल नहीं है और गंभीर है। तेलुगु बिड्डा की बात हुई थी। आंध्र प्रधानमंत्री का गृह प्रदेश है। कांग्रेस पिछले बार सत्ता में आई केंद्र में, दक्षिण राज्यों से मिले हुए समर्थन के बल पर वो समर्थन आज हट गया। उत्तर में कांग्रेस की स्थिति पहले से दुर्बल है, तो स्वाभाविक है कि कांग्रेस में एक मंथन हो। एक बार जनता से भी पूछ लें, क्या आप समझते हैं कि आज प्रधानमंत्री की छवि पर कुछ न कुछ असर पड़ा है? जरूर असर पड़ा है। आप लोग समझते हैं? पायलट जी, मैं तो बल्कि आपको ये कहूंगी कि आपको रिजाइन कर देना चाहिए कांग्रेस पार्टी से, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ बलात्कार, और आप जानते हैं महिलाओं के साथ दिन दहाड़े, जो मुलायम सिंह, मैं उसको मुलायम सिंह नहीं कहूंगी, मैं उसको क्रूर सिंह कहती हूँ। अच्छा, उसको आप सरकार को समर्थन दे रहे हैं, आपको उसको भी क्यों ढोए जा रहे हैं? आप उसको भी आपको गिरा देना चाहिए और खुद भी आपको रिजाइन कर देना चाहिए। आप एकदम से भ्रष्टाचारी हैं, एकदम से महिलाओं के ऊपर अत्याचार करने वाले हैं। आपको कोई अधिकार नहीं है कि सरकार में बैठें। आप मुझे ये कहना पड़ेगा कि आप एक पार्टी वर्कर भी हैं। ठीक है, जी हाँ, और जरूर आपका गुस्सा सही है। एक मिनट, वो अभी तक वो कह ही रहे थे कि उनका गुस्सा सही है। हाँ, जैसे हादसा हुआ, जैसे हमने खुद कहा कि हम इसको दिखवा रहे हैं और जो दोषी होगा उसको सजा देंगे, ये हमने कहा है। और जो आपका गुस्सा है वो हर आम आदमी का गुस्सा जब ऐसे होता है तो हर जिम्मेदार आदमी से महसूस करता है। मैं ये समझ रही हूँ कि बहुत सी भावनाएं भड़कती ही है ऐसे फोरम में। नहीं, ऐसे फोरम में जरूर भड़कती भी चाहिए, लोकतंत्र है ये। लेकिन एक अंतिम जरूर एक मुद्दे पे मैं छूना चाहूंगी, वो ये, वाजपेयी जी, आप लोग सबसे गुजारिश है कि अब आगे जो आने वाले हैं फरवरी 95 में चुनाव, उनके लिए क्या सबक सीखा हमने इन चुनावों से? और मैं खासकर पूछ रही हूँ कि साफ सुथरे चुनावों के लिए आप लोग क्या कहते हैं? क्या हम लोग अब उम्मीद करें कि आप साफ सुथरे चुनाव करवाएंगे सब पार्टी? बिहार में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होंगे, इसके बारे में हमें संदेह है। पासवान जी, मैंने जो इलेक्शन कमीशन को देखा है और मुझको पूरा विश्वास है कि उन्होंने ठीक कहा। किसी को मालूम नहीं था कि एक पोस्टर, देखिए जनता दल, हम लोग गरीब लोगों की हार होती थी ये बैनर देख करके, ये पोस्टर जो छपता था, गरीब उम्मीदवार कहीं टिक नहीं पाता था। आज हम टिके हैं इसलिए कि निष्पक्ष चुनाव हुआ है। चुनाव कमीशन ने जो सुधार किए हैं उनका व्यापक पैमाने पर स्वागत हुआ है। चुनाव का खर्चा कम हुआ है, और जैसा संतोष मोहन देव जी कह रहे थे, पहले ये आशंका थी कि मतदाता इतनी बड़ी संख्या में निकल कर आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन मतदाताओं ने सारे गणित गलत कर दिए। सचमुच में अभी जो चुनाव हुए उनका अगर कोई हीरो है तो वो मतदाता है, और उसका अभिनंदन होना चाहिए। और हम आशा करते हैं कि भविष्य में भी मतदाता अपने मताधिकार का इसी तरह से उपयोग करेंगे कि देश में शांतिपूर्ण प्रक्रिया को बल मिले। जरूर। आप लोगों में से कांग्रेस पार्टी की तरफ से आप क्या कहते हैं कि साफ सुथरे चुनावों के लिए
ठोस कदम आप मैं क्या इस बात से सहमत हूं नलिनी जी, जो भाई अटल जी ने कहा है कि चुनाव में जितना सुधार हो सब स्वागत है, और जो भी कदम अब तक उठाए गए हैं इसका जनता में भी स्वागत हुआ है और पॉलिटिकल पार्टीज ने भी इसको स्वागत के रूप में लिया है। Very इसमें दो राय fact नहीं है। that Congress was in power in Andhra and Karnataka and they have lost proves that Congress has not misused its machinery. It has accepted the cleanliness of the election, and that should be the procedure in Bihar and Odisha, which is represented by the opposition party. And the trend that has proved now, the anti-establishment, Congress will come back in Odisha and Bihar. And this scenario, which is now over Jubilant and Arunachal, and you will see other things in future. लास्ट सवाल, ये बात बोल करके कांग्रेस को इकट्ठा रखना चाहते हैं, क्योंकि उनको डर है कि यदि बोलेंगे तो कांग्रेस खत्म हो जाएगी। यही सही बात है, यही होगा। अंतिम सवाल हीरो को, माने आपने जनता को कहा, तो जनता को पूछने तो दीजिए। क्या कांग्रेस को ये पता था कि इस तरह का डिबैकल होने वाला है? आगे की बात करिए, आप आगे की बात करिए कि आगे क्या करना चाहिए हमको। अगर कोई आपसे जी आप महिला इतनी पार्टियां हो गई हैं, do we have a common ideology to tell our children something that they can identify with, because everybody has their own philosophy, every party has its own ideology. Do we have a common ideology for our children? There cannot be common ideology, but the question which Nalini ji is trying to pose, the answer is there. Indira ji died, Congress will finish. Congress did not finish. Rajiv ji died, Congress will finish. Did not finish. 2 or 3 states losing, Congress will not finish. We know how to overcome. We, as Rajesh Paila ji has said, we have also learnt a lesson from this election. We have to tighten our shoes. We'll do it, and it will be proved when we come in February after the election. The whole scenario will be changed. मैं समझती हूँ इसका ये बेअंत ये डिस्कशन है, और ये जरूर लगता है कि आज जो लोकमत हुआ है वो शायद राज्य सरकारों पर ज्यादा हुआ है। हालांकि केंद्र सरकार पर शायद नहीं था, लेकिन केंद्र सरकार पर असर इसका जरूर पड़ेगा। क्या राष्ट्रीय पार्टीज रह गई हैं? मीडिया ने ये क्वेश्चन उठा दिया है, आप लोग अभी नहीं मान रहे। हम देखेंगे कि आने वाले चुनावों में क्या होता है, और क्या कुछ अब हुआ वही होने वाला है, और क्या होगा। और क्या ये जो लुभावनी, लेकिन एक बात, लेकिन ये जो आपकी लुभावनी ये जो नीतियां हैं, जिसमें आप चाहे चावल सस्ते करिए या निःशुल्क बिजली करिए, या मैं समझती हूँ कि बहुत ज़्यादा मात्रा में आरक्षण करिए, तो इनका क्या होगा, इनका असर क्या होगा, ये भी जनता जवाब दे ही देगी। क्या आर्थिक व्यवस्था में फेरबदल होगा, ये एक प्रश्न चिन्ह जरूर लगा है आज, और इसका भी देखना पड़ेगा हमें। लेकिन अंत में हम समझते हैं कि सबसे जो आप लोगों में से कई लोग जीते हैं, कई हारे हैं, लेकिन एक उम्मीदवार बिल्कुल जीत गया, और वो है लोकतंत्र। और हम समझते हैं कि ये जो लोकतंत्र की आज जीत है कि आपने दो राज्य सरकारों को आपने इस तरह से उठापटक की है, ये एक उद्देश्य हमारे सामने ये रह जाए कि हम लोग ऐसे ही करेंगे, ये साफ सुथरी राजनीति में पड़ेंगे। और राजनेताओं को हम सावधान करना चाहते हैं कि आपके आइंदा फरवरी 95 के व्यवहार पर हमारी बड़ी पैनी दृष्टि टिकी हुई है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं वी आर वॉचिंग यू, हमारी नज़र आप पर है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब प्रोग्राम खत्म होता है। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता था, मेरी इच्छा है। प्रोग्राम